1990 के आसपास से घरों में जाके ट्यूशन दिया करता था। 18.5 साल का था तब मैं घर से चला गया था दिल्ली, लेकिन वो पैसे थोड़े कम पड़ जाते थे क्योंकि सेल्समैन का काम करना शुरू किया। उसमें एज अ टीचर वहाँ पे काम किया। तो फिर हुआ कि मैं अपना कोचिंग खोलूंगा, तो मैं खुद से झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ करना, हर चीज खुद से करता था जाके। शिक्षण संस्थान के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। लगभग 9-10 साल घर से दूर था तब तो मैंने इनोवा गाड़ी की चाबी पापा को पकड़ाई। हमारे पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं था, सिर्फ हम पानी पी के रह रहे थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे हार मत मानो, क्योंकि शिक्षा से प्राप्त ज्ञान उन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देता है। और ऐसे ही चुनौतियों से लड़ते हुए सफलता की नई परिभाषा लिखने वाले राहुल आईएएस जुडिशरी इंस्टीट्यूट के संस्थापक, शिक्षाविद और समाज सेवी मिस्टर राहुल यादव जी से आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के अनुभव और राहुल आईएएस अकेडमी के सफर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो बात शिक्षा की है, तो सबसे पहले शुरुआत हम उसी से करेंगे। सर, आपकी स्कूलिंग, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरा स्कूलिंग हुआ था सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था। यही है मेरे शिक्षा का। शुरू में जब मैं बहुत छोटा था तो दरभंगा में होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पे क्लास 1 से लेकर 3 तक मैंने पढ़ाई की। उसके आगे की पढ़ाई फिर मैंने सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से की और फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, वहां से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। तो सर, ये तो रही आपकी शिक्षा की बात, लेकिन आपने पढ़ाने की शुरुआत कहाँ से की? राहुल आईएएस अकेडमी जो आज के समय में इतना बड़ा नाम है, तो उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं दिल्ली में शुरुआत के दिनों में 1990 के आसपास से घरों में जाके ट्यूशन दिया करता था और इकोनॉमिक्स पढ़ाता था बच्चों को, मैथ्स पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था क्लास 11-12 के बच्चों को। उसी क्रम में फिर 1997 में मेरे पास लॉ के कुछ बच्चे आए। उन्होंने बोला कि आप हमको लॉ पढ़ा दीजिए, तो मैंने फिर उनको पढ़ाना शुरू किया 1997 में। आईएएस के लिए लॉ पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद 2001 में मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट राहुल आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट किया था और तब से अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो सर, हर किसी की लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपकी लाइफ में भी काफी सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे। और जैसे कि मैंने सुना था कि एक 1256 रुपए की कुछ कहानी है, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो पूरी कहानी है और कैसे छोटे से लेके आपने फर्स्ट से अर्श तक की कहानी का सफर तय किया? एक्चुअली मैं जब बहुत छोटा था, करीब 18.5 साल का था, तब मैं घर से चला गया था दिल्ली पढ़ने के लिए और उसमें मेरे घर वालों की सहमति उतनी नहीं थी क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पटना में ही अपना ग्रेजुएशन करूं और उस समय पटना में करीब 5-6 साल लगा करते थे ग्रेजुएशन करने में, तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मेरा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां पे 3 साल में मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो पापा उससे सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से निकल गया था। जब मैं यहाँ से गया तो मेरे पास सिर्फ 550 रुपए थे और उसके बाद वहां जाके फिर पढ़ाई, एडमिशन वगैरह लिया, पढ़ाई शुरू की। फिर पापा ने बाद में मदद की मेरी और 3-4 साल तक उन्होंने मुझे पैसे भी भेजे, लेकिन वो पैसे थोड़े कम पड़ जाते थे क्योंकि वहाँ के खर्चे ज्यादा थे। तो फिर मैंने तभी से सेल्समैन का काम करना शुरू किया और वही साबुन तेल वगैरह जो बेचते हैं घर घर जाकर, तो वहां से मैंने शुरू किया था और उस तरह से मेरी पढ़ाई चलती रही। उसके बाद मैं लगभग 1.5 साल के लिए 1993 में देहरादून चला गया। वहाँ पे एक स्कूल था, मानव भारती पब्लिक स्कूल, उसमें मैंने एज अ टीचर, वो क्लास 6 तक का छोटा स्कूल था, उसमें एज अ टीचर वहाँ पे काम किया और उस समय मुझे स्टार्टिंग में 800 रुपये सैलरी मिलती थी पर मंथ और बाद में उन्होंने बढ़ा के उसको 1200 रुपये पर मंथ कर दिया था। तो उसी में मेरा गुजारा चलता था और तब मैंने घर से पैसे मंगाने बंद कर दिए थे। और उसके बाद फिर वहां से वापस दिल्ली आया। दिल्ली में आईएएस की तैयारी शुरू की मैंने, उसमें लॉ ऑप्शनल मैंने सब्जेक्ट रखा अपना और ज्योग्राफी भी। और उस प्रोसेस में मैं फिर ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया मैंने।
और ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपना गुजारा चलाता था। उसके बाद जब लॉ पढ़ाना शुरू किया 1997 में, तो लगभग 13-14 बच्चों का एक बैच बन गया जो मेरे घर पे ही आते थे और हम लोग जमीन पे बैठ के पढ़ाई किया करते थे, मैं उनको पढ़ाता था। फिर ऐसे चलता रहा। इस बीच में मेरी शादी भी हो गई। मेरी पत्नी चारू यादव है, उनसे शादी हुई मेरी 1999 में। उसके बाद फिर एक टाइम आया जब मैं किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 साल लगभग वहां पढ़ाया मैंने। फिर वहां किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद 2001 में जब मैंने अपनी कोचिंग खोलने का सोचा, तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं। मेरी वाइफ ने गुल्लक में कुछ सिक्के जमा कर रखे थे। वो सिक्के, और उस समय मेरी बेटी लगभग 7-8 महीने की थी, छोटी सी बेटी थी। तो उन सिक्कों को जब उसने गुल्लक तोड़ कर निकाला तो वो एग्जैक्टली 1256 रुपए थे। और उनसे फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो फिर हुआ कि मैं अपना कोचिंग खोलूंगा। तो उन्हीं 1256 रुपयों से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की। और उसकी एक लंबी कहानी है कैसे स्टार्ट की। और फिर वही बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है। तो उसमें किया क्या मैंने कि कोई थे हमारे जानने वाले, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे स्कूल के बच्चों के लिए। तो स्कूल के बच्चों का होता है कि 2-2:30 बजे के बाद वो आते हैं, क्योंकि दिन में स्कूल में होते हैं। तो 2-2:30 बजे के बाद पढ़ने आते हैं, तो उनकी कोचिंग सुबह से लेके 2-2:30 बजे तक खाली हुआ करती थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ये जगह दे दो और मैं इसमें अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। जब पैसे आएंगे तो मैं आपको रेंट दे दिया करूँगा। तो वो लोग मान गए। और उसके बाद फिर वहीं पे अब होता क्या था कि रोज सुबह मैं जाता था लगभग 6:30-7 बजे, और जाके वहां पे जो भी झाड़ू पोछा सफाई वगैरह है वो सब मैं खुद से करता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी हेल्प को वो दे सकूं। तो मैं खुद से झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ करना, हर चीज खुद से करता था जाके। और उसके बाद वहीं नहा के कपड़े वपड़े चेंज करके डायरेक्टर बन जाता था और डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाता था। और फिर वेट करता था। 1.5-2 महीने हो गए, कोई भी नहीं आया। अच्छा, उसके पहले क्या हुआ कि उन्हीं 1256 रुपयों से मैंने कुछ पोस्टर्स बनवाए। और उन पोस्टर्स को मैंने खुद से कंधे पे सीढ़ी टांग के, एक एक व्यक्ति था उसका हेल्प लिया मैंने, और कंधे पे सीढ़ी टांग के जगह जगह घूमा और पोस्टर जहाँ लगा सकता हूँ वहां लगाया। और उसके बाद मैं लगभग 1.5-2 महीने इंतजार करता रहा कि कोई आ जाए। तो फिर पहला स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से ज्योग्राफी के लिए आया। उसके बाद लॉ के लिए 3 स्टूडेंट्स आए। ऐसे करके फिर कारवां शुरू हुआ, फिर बढ़ता चला गया। तो शुरू के जो 5-7 साल थे वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। पैसों का अभाव, टाइम भी नहीं मिलता था क्योंकि उतना पढ़ना पड़ता था मुझे, और फिर बाकी काम भी देखने होते, सफाई वगैरह भी देखना होता था। तो शुरू के 5-7 साल बहुत स्ट्रगल वाले भी थे। उसके बाद धीरे धीरे कोचिंग जब एस्टैब्लिश हो गया तो फिर आगे बढ़ता चला गया। यही है मेरा स्ट्रगल। अब उसमें छोटे छोटे तो बहुत सारे स्ट्रगल हैं जो लंबी कहानियां हैं, तो वो आपको बताऊंगा बाद में। तो सर, सेल्समैन से आपने अपने जीवन की शुरुआत की, सेल्समैन, फिर उसके बाद आपने ट्यूशन पढ़ाया, फिर अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, और अब राहुल आईएएस एक काफी बड़ा नाम है, अच्छा खासा नाम है, सभी लोग पहचानते हैं। तो अब आप कैसा महसूस करते हैं, और अब आगे राहुल आईएएस एकेडमी को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? संतुष्टि मिलती है मुझे, बहुत खुश होता हूँ। और जो मेरा स्ट्रगल वाला फेज था वो मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन है। मैं बहुत खुश होता हूँ कि भगवान ने मुझे वो मौका दिया। अगर मैंने उतना स्ट्रगल नहीं किया होता तो शायद राहुल आईएएस के वैल्यू को मैं उतना समझ नहीं पाता। तो आज मुझे समझ में आता है कि राहुल आईएएस कैसे एक स्टूडेंट से धीरे धीरे करते करते इतना बड़ा हो गया है। आज मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं, और बैच में भी 300-400 बच्चे होते हैं। तो कैसे कैसे राहुल आईएएस ने ग्रो किया है वो मुझे फील होता है, और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि चलो मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं हम। जहाँ तक भविष्य का सवाल है, तो राहुल आईएएस मेरे हिसाब से अभी अपने पीक पे नहीं पहुंचा है, अभी और ऊंचाइयां छूनी बाकी हैं। और राहुल आईएएस को मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं। अभी तो हम लोग सिर्फ लॉ पढ़ा रहे हैं, लेकिन भविष्य में मैं चाहता हूं कि आईएएस के भी सब्जेक्ट्स इसमें लिए जाएं, और लॉ आईएएस की कोचिंग के लिए भी हम पढ़ाएं। शुरू में हमने 12-13 साल आईएएस के लिए भी पढ़ाया,
लेकिन बाद में फिर सिर्फ जुडिशरी के लिए पढ़ाना शुरू किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आईएएस के लिए स्टार्ट करें और उसमें जनरल स्टडीज वगैरह भी इंक्लूड करें। प्लस राहुल आईएएस को मैं एक्सपैंड करके एक ऐसे शिक्षण संस्थान के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ जहाँ पे पूरे देश में बच्चों को जो असक्षम लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको हम शिक्षा दे सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ और साल 2 साल में मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। लगभग 1 से 1.5 साल पहले भी आपने एक अनाउंस किया था कि आप 5 बच्चों को पढ़ाएंगे और अगर वो कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उनका रहने का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा सब आप उठाएंगे। मैं कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था और क्राइटेरिया रखा था कि जो बच्चा 60% मार्क्स ले आएगा उसको मैं स्कॉलरशिप दूंगा। तो उसमें टोटल 7 बच्चे क्वालिफाई हुए थे और उन 7 बच्चों का मैं खर्चा उठा रहा हूँ। उनको मैं कोचिंग, जहाँ भी कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई पटना में पढ़ रहा है, उनका रहने खाने का खर्चा, उनका कोचिंग का जो फीस है वो सब मैं उठा रहा हूँ। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब कुछ मैं उठा रहा हूँ। तो जो मैंने पहले अनाउंस किया था उसको पूरा किया है मैंने और वो कर रहा हूँ। जी सर, आप काफी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं और आपने कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। मंदिरों का निर्माण हो, मंदिरों की मरम्मत हो, तो भगवान के प्रति वो प्रेम और निष्ठा कहाँ से जन्मी और अभी तक आप कहाँ कहाँ पर कौन से मंदिर का आपने निर्माण करवाया, उसके बारे में कुछ बताइए। बचपन से है मुझे भगवान के प्रति निष्ठा, क्योंकि मेरे पिताजी हनुमान जी के भक्त हैं और रोज सुबह पाठ करते हैं और मंदिर वगैरह दर्शन करते रहे हैं। तो बचपन से इनके साथ में जाया करता था। उसके अलावा जब मैं दिल्ली में पढ़ने लग गया और फिर अपना देहरादून में नौकरी वगैरह की, तो देहरादून में एक मोहन माता का मंदिर है, मोहन देवी मंदिर है। वो देहरादून के बाहर की तरफ, जब दिल्ली से जाएंगे तो देहरादून की शुरुआत में पड़ता है। तो देहरादून से मैं अक्सर उस मंदिर में जाया करता था, माता का आशीर्वाद लिया करता था। लेकिन वो टाइम स्ट्रगल का था तो उतना टाइम मुझे मिलता नहीं था और प्लस पैसों की भी कमी थी, तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पाया पूजा पाठ के डायरेक्शन में। लेकिन जब मेरी शादी हुई चारू से, तो वो भगवान में उसको बहुत आस्था है, भगवान में, बाबा जी में, गुरुद्वारा साहब में। तो वो अक्सर गुरुद्वारे जाया करती थी और मैं भी जाता था उसके साथ। और फिर घर में हमने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, उस मंदिर में हम पूजा पाठ किया करते थे। मेरे बच्चे जब हुए दोनों, तो उनका भी मैंने देखा कि भगवान की तरफ बहुत रुचि हो गई और वो लोग भी रोज शाम को आरती करना, प्रार्थना करना, ये सब करते थे। तो वैसे ही धीरे धीरे शुरू हुआ और जब मैं थोड़ा सक्षम हो गया तो मैंने फिर 2013 में यहाँ पे एक मंदिर बनवाया, पंचवक्र महादेव मंदिर, अपने गांव बसवा में, और दुर्गा स्थान। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उसका काम तो मैंने 2008 से शुरू करा दिया था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा 2013 में की। उसके 1-2 साल बाद फिर कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे एक बस्ती है फुलवड़िया गांव में, वहाँ पे एक दलित बस्ती है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक छोटा सा मंदिर हमारे लिए भी बनवा दो। तो उनके लिए मैंने एक शिव मंदिर बनवाया और उस शिव मंदिर की स्थापना मेरे ख्याल से 2020 के आसपास पूरी हो गई और मेरे पिताजी ने जाके उसका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया था, मैं आ नहीं पाया था। उसके अलावा और भी आसपास के बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कहीं टाइल लगवा दो, तो कहीं ग्रिल लगवा दो, कहीं पत्थर लगवा दो। तो तरह तरह से तो मैं वो करता रहा हूँ। मंदिर में पूजा पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है हम सबको। तो ये है। और मेरी पत्नी में बहुत भगवान के प्रति आस्था है, तो वो बहुत पूजा पाठ करती है। तो आपने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चारू यादव जी का जिक्र किया, तो उन्हीं के बारे में मैं जानना चाहूंगी। सर, आप दोनों की मुलाकात कब और कहाँ कैसे हुई और अभी तक का सफर कैसा रहा और कुछ किस्से कहानियां होंगी आप दोनों के बीच भी, तो कुछ कोई इंटरेस्टिंग किस्सा आप सुनाना ज्यादा चाहेंगे? किस्से कहानियां तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये जरूर है कि हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और वो दिल्ली की ही रहने वाली है और उनसे मुलाकात हुई। फिर कुछ महीने हम ज्यादा मिले नहीं, थोड़ा संकोच था मेरे मन में भी, उसके मन में भी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उनको बोल ही दिया जो बोला जाता है और उसके बाद फिर हमारा शुरू हुआ, लेकिन हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जब से हमारी मुलाकात हुई उसके बाद लगभग 7-8 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई थी और तब से हम साथ हैं। अभी 25 साल हो गए हैं और बाकी डिटेल कहानियां तो मैं आपको क्या बताऊं। अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया हम दोनों ने,
लेकिन हमारा शादी के पहले का पीरियड बहुत लंबा नहीं था, तो इसीलिए उसके पहले की कोई कहानियां है नहीं। क्योंकि शादी हमने जल्दी कर ली, और मेरा ये था कि मतलब मेरा एटीट्यूड है कि करना है तो करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। तो मेरे मन में आया कि हमको शादी कर लेनी चाहिए, तो हमने शादी कर ली। और उनको मैं 5 साल से जानता था, लेकिन उस तरह से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। मतलब कभी कभार मिलना हो जाता था, लेकिन जो एक होता है ना, वो प्रपोज करो उसके बाद मिलना, तो वो पीरियड हमारा लंबा नहीं था। और जानता तो मैं उनको 5 साल से था, तो फिर हो गया। तो अब आप जैसे क्लासेस वगैरह लेते हैं, काफी हेक्टिक शेड्यूल आपका रहता होगा, तो अब जैसे आप कभी बिजी रहते हो तो आप दोनों के बीच में ऐसे नोकझोंक होती है कि हाँ आप क्लासेस में लगे रहते हैं, टाइम नहीं देते, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं करती हो, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव की है। लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी होता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया, या फिर मेरा रूटीन ऐसा है ना कि सुबह उठता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, थोड़ा बहुत वॉक किया, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ते के बाद तैयार होके अपना कोचिंग चला गया। फिर कोचिंग से मैं पहले तो लगभग 2 साल पहले तक मैं रात को 8 साढ़े 8 आया करता था, सुबह 9 बजे निकलता था, 2-3 साल पहले तक। लेकिन अब थोड़ा मैंने क्लासेस कम किए हैं, तो अब ये है कि मैं शाम को 6:30 बजे तक घर आ जाता हूँ। लेकिन घर आने के बाद मैं चारू के साथ 1 कप चाय पीता हूँ, और कुछ खाने का होता है वो खाता हूँ, और उसके बाद 7 साढ़े 7 बजते बजते मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। और तब से लेकर 12:30 डेढ़ 2 जितना भी बज जाए, मेरी पढ़ाई जब तक पूरी ना हो जाए मैं पढ़ता रहता हूँ। उसी के बीच में मैं टाइम निकाल के आधे घंटे में डिनर कर लेता हूँ। तो ये है कि उसको समस्या तो किसी भी वाइफ को होगी कि टाइम नहीं देता है। लेकिन मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि मैं चाहे पढ़ भी रहा हूँ ना, तो बीच में हर 15-20 मिनट आधे घंटे पे उठ के उसके पास चला जाता हूँ। 5 मिनट बैठा, बातें की, फिर आ गया। तो उसको वो फीलिंग नहीं आने देता हूँ मैं कि मैंने तुमको बिल्कुल अलग कर रखा है। वो भी समझती है कि पढ़ाई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ूंगा नहीं तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे। और लॉ पढ़ाता हूँ, तो लॉ में इतने सारे जजमेंट्स आ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ना होता है, अपडेट करना होता है। प्लस बच्चों को अगली क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसको भी ये पता है, और हमारे बीच एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि वो मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं करेगी, और मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा जो रखना चाहिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच। तो ऐसा तो नहीं होता कि वो मुझसे लड़ती है, लेकिन हाँ कभी कभी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रही थी, अभी हम गांव में हैं, थोड़ी देर पहले मुझे कह रही थी कि मुझे श्रीनगर जाना है। अब गांव का ट्रिप खत्म होने वाला है, तो कह रही है श्रीनगर जाना है। तो मैंने बोला अब अगली छुट्टी में ले जाऊंगा, तो नहीं मुझे जाना है। तो ये छोटी मोटी बातें वो भी मजाक में ही बोल रही थी, उसको भी पता है कि मैं नहीं जा सकता अभी, अब तो क्लासेस है मेरी, तो वहाँ पढ़ाना है। तो ये छोटी मोटी बातें मजाक में हो जाती है, लेकिन ऐसा सच कोई सीरियस हमारे बीच कभी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि मैं इसको चिढ़ाता बहुत। वो मेरी आदत है कि मैं उसको और अपने दोनों बच्चों को बहुत चिढ़ाता हूँ, चिढ़ता रहता हूँ। तो उस पे कभी नोक-झोंक होता है, गुस्सा होती है, फिर मनाता हूँ, तो ये सब तो चलता रहता है। तो मतलब आपने अपनी लाइफ को काफी सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, काफी बैलेंस्ड है और अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी है। हाँ, चारू के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और लाइफ मेरा ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि साल में मैं कम से कम 4 बार छुट्टी लेता हूँ। 2 बार 15-16 दिनों की, और 2 बार करीब 8-8 9-9 दिनों की। तो उसमें हम लोग घूमने जाते हैं। तो और मैं कोशिश करता हूँ कि इन छुट्टियों में फिर घर पे ना रहूं, इनको लेके चला जाऊं। तो उसमें है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को पूरा टाइम दे पाते हैं। तो वो आज से नहीं, वो 2002 से बना रखा है मैंने। जब मेरे पास पैसे नहीं भी थे, फिर भी किसी तरह से जोड़ के हम कभी उत्तराखंड चले गए, कहीं हिमाचल चले गए। गाड़ी भी नहीं थी तो टैक्सी से जाते थे, लेकिन वो सिस्टम मैंने 2002 से बना रखा है। तो उससे है कि हमारा आपस में साल भर में लगभग 1-1.5 महीने का फुल टाइम मिल जाता है, 1 महीने का लगभग। तो उसमें फिर कोई समस्या नहीं आती है। जी सर। सर जैसे आपने पढ़ाई का जिक्र किया कि आप अभी भी अपनी क्लासेस से फ्री होके पढ़ते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी सर आप पहले कितने घंटे पढ़ते थे और अब क्या आपका रूटीन है, अब आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? देखिए पहले तो मेरा ये था कि मतलब 6 घंटे 5 घंटे सोता था मैं, 5 घंटे लगभग। उसके अलावा मैं पूरा पढ़ता ही रहता था, और मतलब और कोई काम नहीं होता था मेरे पास। स्टार्टिंग के जो 5-7 साल है उसकी बात कर रहा हूँ।
और उसमें 5-6 घंटे पढ़ना, 5-6 घंटे सोना, उसके अलावा थोड़ा बहुत तैयार व्यार होने में जो टाइम लगता है, बाकी पूरे टाइम पढ़ना और पढ़ाना। तो उसमें कोई घंटे काउंट नहीं करूंगा क्योंकि 8 घंटे पढ़ाता था, बाकी उसमें से 5 घंटे और 6 घंटे और जोड़ लीजिए तो लगभग 14 घंटे हो गए। उसके अलावा लगभग 10 घंटे मैं पढ़ता था, 9 से 10 घंटे। अब थोड़ा कम किया है मैंने पढ़ना क्योंकि इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ, नए केसेस, नए जजमेंट्स के लिए अपडेटिंग करना पड़ता है। तो अब लगभग 7 घंटे 6 घंटे रोज फिर भी हो जाता है और उतना पढ़ना ही पड़ता है। कभी कभी है कि आज नहीं पढ़ूंगा तो फिर फ्री हो गया तो चलो थोड़ा बहुत 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के कल की क्लास की तैयारी कर ली और फिर आराम कर लिया। लेकिन ज्यादातर टाइम वही 6 घंटे 5 घंटे कभी 7 घंटे इतना पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो अभी तक जारी है। और सर ये तो जीवन भर चलेगा। जी सर, आपके माता पिता के साथ आपके किस तरह का बॉन्ड है? अक्सर कहा जाता है कि बेटे जो होते हैं अपने माँ के ज्यादा लाडले होते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा रहा है या आप अपने पिताजी के ज्यादा करीब हैं? दोनों से मैं करीब हूँ, दोनों से करीब हूँ। मैं पिताजी को बहुत प्यार करता हूँ, माताजी को बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक टाइम आया था जब मैं लगभग 9-10 साल घर से दूर था, 10-11 साल घर से दूर था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद अपना स्ट्रगल कर रहा था, तब मैं घर कम ही आ पाता था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सेटल हुआ, 2006 में मैं काफी सालों बाद अपने घर आया और मैंने उस समय एक अपने लिए फोर्ड एंडेवर गाड़ी खरीदी थी। उस समय लंबी वाली फोर्ड एंडेवर आती थी और साथ में मैंने एक इनोवा, टोयोटा का इनोवा गाड़ी वो भी खरीदी थी और दोनों गाड़ियां लेके मैं अपने घर आया। बड़ा खुश था मैं कि गाड़ी पहली बार जीवन में खरीदी है। और आके फिर मैंने, पापा उस समय गाँव में ही थे, तो मैंने इनोवा गाड़ी की चाबी पापा को पकड़ाई और मैंने बोला ये आपके लिए गिफ्ट है। तो तब मैंने अपने लिए पहली गाड़ी खरीदी, पापा के लिए भी एक गाड़ी खरीदी, पापा को इनोवा गाड़ी गिफ्ट किया मैंने। पापा मम्मी बहुत खुश हुए थे और उनसे बहुत प्यार का संबंध है मेरा, बहुत मानते हैं। और थोड़ा बहुत बीच में दूरी आई थी क्योंकि मुझे स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, तो उस समय फुर्सत नहीं मिलती थी मुझे, लेकिन अब तो मैं आता रहता हूँ और उनका बहुत प्यार मिलता है। ज्यादा प्यार मैं किसी एक से नहीं करता, दोनों से करता हूँ। पापा की उम्र थोड़ी माँ से ज्यादा है तो पिताजी की तबीयत वगैरह को लेके मैं थोड़ी चिंतित रहता हूँ, थोड़ा चिंतित रहता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी वो भी फिट है और मम्मी भी फिट है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। दोनों को प्यार करता हूँ, वो भी दोनों मुझे उतना ही प्यार करते हैं। सर, गाड़ियों की बात हुई तो गाड़ियों का कलेक्शन हमने भी आपका देखा, जिससे पता चलता है कि गाड़ियों का आपको काफी शौक है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या वो शौक बचपन से है या फिर क्या? नहीं, मेरे साथ ये है ना कि जब मैं छोटा था, मतलब स्कूल में था 9, 10, 11, 12 में, तो जब मैं 18 साल से ज्यादा का लगभग हो गया था 12th में, तो तब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, लेकिन मैं गाड़ी चलाता नहीं था। तो पापा के साथ ज्यादातर मेरा छोटा भाई जाया करता था जब उसका एज 18 साल का हो गया। मैं गाड़ी चलाता नहीं था, 1-2 बार चलाई थी, वो भी कोई ऐसा गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग मैंने बहुत ज्यादा नहीं ली थी, लेकिन इतना ले लिया था कि मुझे लाइसेंस मिल जाए। लेकिन गाड़ी चलाया नहीं मैंने, पटना में बहुत कम, मतलब महीने में 1 बार शायद। उसके बाद दिल्ली चला गया तो दिल्ली में तो गाड़ी थी ही नहीं मेरे पास, दिल्ली में मोटरसाइकिल था मेरे पास और पापा ने ही खरीद के दिया था मोटरसाइकिल। तो दिल्ली में गाड़ी चलाया नहीं मैंने। 2002 में जब मेरी शादी, 1999 में जब मेरी शादी हो गई, तो 2002 के आसपास मेरी वाइफ के पापा के पास गाड़ी थी, तो मारुति 800। तो वो गाड़ी कभी कभी मुझे मिल जाया करती थी, कभी जाना है कहीं घूमने तो वाइफ के साथ चला गया, तो वो गाड़ी मैंने दिल्ली में चलाई, पहली बार ढंग से चलाना जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर 2006 में मैंने गाड़ी खरीदी अपनी पहली, तो फिर उसको चलाना शुरू किया। तो गाड़ी का शौक ऐसा सच नहीं था मुझे, बस ये था कि अब साधन है, उसमें बैठ के जाना है, तो हम लोगों ने खरीद दी गाड़ी। ऐसा कोई पागलपन नहीं था मुझे गाड़ी का। लेकिन हाँ, मर्सिडीज का मुझे पागलपन था कि मर्सिडीज देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कभी भी मर्सिडीज जाते हुए देख लेता था ना, तो उसका जो सामने लोगो लगा होता है तो स्टार वाला, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो जब मेरे पास थोड़े पैसे हुए तो 2009 में मैंने पहली मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी
और उसके बाद तो फिर सिलसिला चला आ रहा है। तो गाड़ियों का सच मुझे पहले नहीं था, अब जाके हो गया है शौक। तो गाड़ियों का कलेक्शन का शौक है मुझे। जी सर, आपके छोटे भाई जिनको आप लक्ष्मण कहते हैं, तो ऐसा क्यों, और उनके कोई किस्से कहानी आप सुनाना चाहेंगे? छोटे भाई से मुझे बहुत लगाव है और उसको भी है मेरे से। मुझे याद है जब एक बार मेरे पास कुछ पैसों की जरूरत थी मुझे, और पैसे नहीं थे मेरे पास, तब उसने अपना मोटरसाइकिल बेच के मुझे पैसे दिए थे। बहुत पहले की बात है, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, तो उसने अपना मोटरसाइकिल बेच के मुझे पैसे दिए थे। तो उस तरह का लगाव है हमारा। मैं भी उसके लिए बहुत करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत करता है, और मैं जो भी कह देता हूँ उसको वो मानता है। तो लक्ष्मण मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी बात टालता नहीं। वो कुछ भी कह देता हूँ कि तुमको ये करना है, तो वो मानता है और करता है। तो जितने भी गांव में मेरे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जितने भी काम मैं करता रहता हूँ, सब उसी की वजह से है, क्योंकि वही उसमें आगे बढ़ के करता है। क्योंकि मुझसे अकेले से तो संभव है नहीं। तो सर अभी भी कंबल वितरण किया मैंने, तो आप सोचो 8,000 कंबल बांटना, 7,500-8,000 कंबल बांटना, और वो भी ये इंश्योर करते हुए कि एक व्यक्ति को एक मिले, एक व्यक्ति 5-5 ना ले जाए। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, काफी लिस्ट बनाना और बहुत चीजें करनी पड़ी, सब उसी ने किया। वो और उसके साथ हमारे गांव के मुखिया जी हैं, शिवदेव जी हैं, अरविंद चौधरी जी हैं, पूर्व मुखिया, इस तरह के और भी लोग हैं बहुत सारे, जिन लोगों ने मिलकर किया। लेकिन उनका लीडरशिप मेरे भाई के पास था, तो वो करता रहता है, और हमारे आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है, जो भी आपने सोचा था वो आपने अचीव किया, काफी बदलाव आया आपकी जिंदगी में। तो अब आप जिंदगी को किस तरह से देखते हैं? ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया, अब जिंदगी बदल चुकी है, या अब कुछ बदलाव आ जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी का सफर एक लेवल पे पहुंच गया, मुझे आगे और कुछ नहीं करना है। अभी तो मुझे लगता है शुरुआत है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक पार्ट है, तो वो तो चलेगा, और वो तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, मेरे बाद भी चलेगा। तो वो तो एक एस्टैब्लिशमेंट है जो चलता रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो मैं बाकी काम जो मेरे जीवन के हैं, समाज से रिलेटेड, उसकी तो अभी मुझे लगता है शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। अभी कंबल बांट देने से या लोगों को भोज खिला देने से, भंडारा खिला देने से, या बच्चों को स्टेशनरी बांट देने से काम नहीं चलेगा। ये तो शुरुआत की चीजें हैं, हम कर रहे हैं जितना मेरे सामर्थ्य में हम कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ जिसमें बच्चों को शिक्षा और उनके पढ़ाई से, उनके अधिकारों से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सब हम दे सकें, और मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो वो सब अभी आना बाकी है। वो राहुल IAS को ही मैं एक्सपैंड करके करूंगा, लेकिन वो सब आना बाकी है। सामाजिक कार्य बहुत सारे हैं जो कि अभी करना बाकी है। बहुत समस्याएं हैं समाज में, तो उन सबको देख के मुझे लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, अभी बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में। तो हाँ, ये जरूर है कि संतुष्टि मिलती है कि अभी तक मैंने जीवन में कुछ अचीव किया है, लेकिन ये अंत नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ बाकी है। तो सर, समाज सेवा आप काफी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कंबल वितरण हो गया, भोज हो गया, बच्चों को स्टेशनरी बांटना, स्कॉलरशिप देना, काफी चीजें आप कर रहे हैं। तो आपके सोशल लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? कब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है? मम्मी बताती हैं कि जब मैं स्कूल में भी था ना, तो जैसे मम्मी ने मुझे 5 रुपए दिए, तो 5 रुपए में से हो सकता है 1 रुपए मैं अपने लिए खर्च करूं, 4 रुपए मैं अपने दोस्तों के लिए खर्च करके आ जाता था। मम्मी ये बात बताती है मुझे। और मेरा ये फितरत, मेरा ये नेचर शुरू से रहा है कि कहीं भी किसी को दुख में देखता हूँ, अगर मेरे पास सामर्थ्य है, अब बीच में स्ट्रगल के टाइम में तो उतना था नहीं संभव, लेकिन तब भी मैं करता था। तो ये मेरी बचपन से है, और शायद ये संस्कारों से आया है। पापा हैं, मम्मी हैं, मेरे दादाजी, नाना जी, दादी, नानी, ये जो पूरा परिवार है ना, उनमें ये चीज है। तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे आया है, और शुरू से है, और अभी भी है, और यही चीज मेरे बच्चों में भी आ गया। तो मेरे बच्चों की भी यही आदत है, जो मेरी माँ मेरे लिए बताती है वो मेरे बच्चे भी करते हैं। अगर उनको दे दो, कुछ पैसे दे दो या कुछ भी दे दो, तो वो जाके अपने दोस्तों में बांट आते हैं उसको। तो वो एक शायद खानदानी फितरत आप कह सकते हैं, और वो उसी चीज को मैंने थोड़ा समर्थ हुआ तो थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, यही है।
समाज सेवा के साथ साथ आप पर्यावरण का भी काफी ख्याल रखते हैं, काफी सोचते हैं। इस बार भी आप दिल्ली से बिहार अपने गांव आए तो आपने 100 पेड़ लगाए और ऐसे ही आप पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। तो प्लांटेशन की शुरुआत आपने कहाँ से, कब और कैसे, और कब से इसको कंटिन्यू करते आ रहे देखो, प्लांटेशन तो शुरू में मैं नहीं कर पाया, शुरू के दिनों में। हाँ, मेरे पिताजी जब हम छोटे थे, दरभंगा में रहते थे और इनफैक्ट पटना में भी, तो मेरे पिताजी को प्लांटेशन का बहुत शौक था और बड़ा अच्छा बगीचा लगा रखा था उन्होंने और बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं गांव में भी उन्होंने। तो उस समय से मुझे शौक था प्लांटेशन का, लेकिन शुरू के करीब 15-20 साल तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उतना एक तो टाइम का प्रॉब्लम था और दूसरा अब कहाँ लगाए पेड़। गांव में 12-13 साल तो मैं गांव आया नहीं, तो कहाँ लगाए। दिल्ली में किसी जमीन पे जो जाके लगा नहीं देंगे ना, सरकारी जमीन पे कैसे लगा देंगे। तो घर में हम अपने गमलों में पौधे लगाते थे शुरू से, और जब से मेरी शादी हुई है, वाइफ को बहुत शौक है, तो उसी को देख देख के मुझे भी हो गया। तो अब गांव में तो अपनी जमीनें हैं, तो वहां पे हम प्लांट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे पेड़ लगाते हैं और पेड़ काफी बड़े हो गए। कुछ तो आम के वृक्ष फल भी दे रहे हैं, लीची के, खजूर के, वो जामुन के, ये सब फल भी दे रहे हैं। तो कर रहा हूँ, काफी सालों से कर रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है कि हमको ये करना चाहिए। मतलब पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और लोगों को भी बहुत फायदा है उससे। चिड़ियों को कितना फायदा है, चिड़िया आके बैठती है, उसे घोंसला बनाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम करें। आप हमेशा स्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सारे जाति धर्म वर्ग के लोगों को एक समान मानते हैं, उनके लिए समाज सेवा करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अभी भी जैसे हम यहाँ पर आए तो आपने जो कंबल वितरण वगैरह किए, तो उसमें भी सभी लोगों के लिए वो था। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो संविधान हमको सिखाता है ना, सर्वधर्म समभाव तो संविधान हमको सिखाता है, क्योंकि मैं तो संविधान पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें सेक्युलरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप किसी धर्म के बीच भेदभाव ना करें, सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों को समान देखें और सभी धर्मों को इज्जत से देखें। तो अब चूंकि मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए तो सेक्युलरिज्म मेरे खून में है, मेरे नसों में है। तो उस लिहाज से मैं ये तो कर नहीं सकता ना कि मैं एक धर्म विशेष को कंबल दूं या कुछ भी दूं और दूसरे को ना दूं। वो भेदभाव तो मैं तो कम से कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सोच ही वैसी है और बचपन से है। अब जब हम रहते थे दरभंगा में, तो मेरे घर के ठीक सामने एक मजार था। अब मेरे पिताजी ने और माताजी ने कभी भी हमको मजार पे जाने से नहीं रोका। हम छोटे छोटे थे, लेकिन हम मजार पे जाते थे, अगरबत्ती जलाते थे और वहां पे सिर झुकाते थे। मौलवी साहब से हम खूब बातें करते थे। उसके बाद जो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, वो मिशनरी स्कूल था, तो वहां पे हम चर्च भी जाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमको क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से कोई परहेज मेरे माता पिता ने सिखाया। हाँ, हम हिंदू हैं और मैं बहुत प्रबल हिंदू हूँ और बहुत अपने धर्म में आस्था रखता हूँ, अपने ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, अपने देवी देवताओं की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे धर्मों को नीचा देखूं। अब जब मेरी वाइफ से मेरी शादी हुई, तो ये गुरुद्वारे जाया करती थी, तो हम उनके साथ गुरुद्वारे जाना शुरू हो गए। मैं हरमिंदर साहिब भी गया हूँ अमृतसर में, मैं आनंदपुर साहिब भी गुरुद्वारे में जाता हूँ, बंगला साहिब गुरुद्वारे दिल्ली में जाता हूँ, पटना साहिब गुरुद्वारे में पटना में गया हूँ, तो और कई गुरुद्वारों में, जीरपुर साहब में गया हूँ। तो ये एक तरह का सम्मिलन है हर चीज का। पापा मम्मी की वजह से, कुछ वाइफ की वजह से, कुछ अपनी सोच की वजह से, तो सभी धर्मों के प्रति मेरी समान आस्था है। हाँ, ये जरूर है कि मौलिक रूप से मैं हिंदू हूँ, तो मैं अपने धर्म में प्रार्थना करता हूँ, अपने धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन दूसरे धर्मों को मैं नीचा नहीं देखता हूँ, सबको समान इज्जत से देखता हूँ। तो ये तो शुरू से है। तो अगर मैं मान लीजिए कंबल दे रहा हूँ, अब कोई किसी दूसरे धर्म का आ गया, मैं उसको बोलूं कि नहीं दूंगा, किस आधार पे नहीं दूंगा? सिर्फ इसलिए कि तुम दूसरे धर्म के हो, तो मैं तो ये नहीं कर सकता। ये संवैधानिक मूल्य है जो कि मेरे अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो ये चीज तो शायद सभी लोगों को सीखनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ये सब चीजें होने लगी है। तो ये सब चीज तो सभी को सीखनी चाहिए। और सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? क्या कोई गेम वगैरह आप खेलते हैं? नहीं, गेम का टाइम तो नहीं मिलता मुझे। मुझे एक चीज है कि मुझे
मूवीज देखने का बहुत शौक है, लेकिन अगर आप मुझसे नाम पूछे तो नाम मुझे याद नहीं रहता। लेकिन कभी भी फ्री टाइम है तो मूवी लगा लिया या कभी गाना लगा लिया। जगजीत सिंह के गजल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, और हेमंत कुमार के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये फ्री टाइम में मेरा यही रहता है, और कुछ खास नहीं करता हूँ। खेलना कूदना नहीं, वॉक के लिए चला गया, ये सब करता हूँ। अगर मैं राहुल आईएएस एकेडमी को जज बनाने वाली फैक्ट्री कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और एक अच्छे पद पर बैठे हैं। तो अगर मैं आपसे कोई एक शिक्षा मंत्र पूछूं कि हाँ, अगर आप बच्चों को बोलें कि अगर वो ये रूल फॉलो कर लें तो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? देखो, शिक्षा मंत्र क्या है? सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा शिक्षा मंत्र है, हार्ड वर्क। एक तो कठोर परिश्रम, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास करो, दूसरों की ना सुनो, और तीसरा कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क कुछ लोग करते हैं, 10 दिन पढ़ लिया, 10 दिन नहीं पढ़े, वैसे नहीं, लगातार पढ़िए आप। अब अगर आपको 2 साल लगना है तो 2 साल लगाइए पूरा। हाँ, हर 15-20 दिन पे एक ब्रेक ले लीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और चौथा है परसिवियरेंस। कि अगर किसी वजह से आप एक एग्जाम में आपका नहीं हुआ तो आपको उठना है, धूल झाड़ना है, फिर खड़े हो जाना है कि मैं फिर अगले एग्जाम की तैयारी करूंगा। कई बच्चों का एक बार में नहीं होता है, तो 2-4 एग्जाम देने के बाद सेलेक्ट होते हैं। तो उनमें वो परसिवियरेंस होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपैशन। कंपैशन ही आपसे मेहनत करवाएगा। अगर आप कंपैशनेट नहीं है तो आप उतनी कठोर मेहनत नहीं कर सकते। मेरे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कंपैशनेट है, परसिवियरेंस बहुत ज्यादा है, लगातार पढ़ाई करने वाले बच्चे। तो वही है। और एक होता है ट्रूथफुलनेस, कि अपने आप से सच सोचो, सच बोलो कि अब मैं पढ़ रहा हूँ कम, सोच रहा हूँ कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो आप मानिए कि आप कम पढ़ रहे हैं, और अपने आप को प्रोत्साहित करिए कि मैं और पढूं। और अगर आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं पढ़ रहे, तो उस बात का आप एहसास करिए, उसको मानिए। ये नहीं कि आप बस बिना डायरेक्शन के वैसे ही डायरेक्शन लेस पढ़े जा रहे हैं और आपका कुछ हो नहीं रहा है, और फिर भी आप सोचते हैं मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ। तो यही है सब मंत्र जिसको आप कह रही हैं। हार्ड वर्क की आपने बात की कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। तो आप डेस्टिनी और हार्ड वर्क में से किस पे बिलीव करते हैं? मतलब इस पर आपकी क्या राय है? देखो, किस्मत में होगा वो मिलेगा ऐसा तो नहीं होता। मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं ये नहीं कहता कि किस्मत नहीं होता है, मैं ये नहीं कहता। कई बार लक फैक्टर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप किस्मत को भी बदल सकते हैं। तो आपके हार्डवर्क से आप के जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। मेरे ऊपर, मैंने अपने ऊपर आजमाया है इसको। हार्डवर्क किया है तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ये नहीं कहूंगा कि किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। किस्मत कहीं ना कहीं होता है, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देता है जो हार्डवर्क करता है, मेरा ये मानना है। अगर मुझे किस्मत ने साथ दिया है तो सिर्फ इस वजह से कि मैंने हार्डवर्क किया। ये बात हर किसी पे लागू होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ किस्मत से मैं बैठा रहूं और सिर्फ किस्मत से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं जब तक परिश्रम नहीं करूंगा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हर किसी की लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो एक मोड़ ऐसा आता है जब हर एक इंसान कभी ना कभी डिमोटिवेट फील करता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, या जब आप डिमोटिवेट फील करते हैं तो आप क्या करते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए? मैं डिमोटिवेट फील नहीं करता। कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती है तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं डिमोटिवेट कभी नहीं होता। हमेशा जोश में रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। हाँ, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बहुत सारा है। एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का। एक बार मैं किसी के साथ, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और 7 महीने की प्रेगनेंसी थी, तब किसी के साथ मैं मनाली गया था वाइफ के साथ। और वहां पे मेरे पास 300 रुपए थे सिर्फ। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। उन्होंने हमको ये बोला था। और उसके बाद वहां पहुंचा तो तब तक रास्ते में ही मेरे 300 रुपए खत्म हो गए, क्योंकि इतने महीने की प्रेगनेंसी में लेडी को भूख बहुत लगती है। तो रास्ते में कोल्ड ड्रिंक, रास्ते में कुछ खाना पीना, ये करते कराते मेरे वो 300 रुपए खत्म हो गए।
और वहां जाके जिनके साथ मैं गया था किसी वजह से वो 2 दिन के लिए कहीं चले गए। अब हमारे पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं था, कुछ भी नहीं था। जिस होटल में रुके थे वहां पे एक दिन तो हम खैर भूखे रहे, पानी पी के रहे। और मतलब मेरा तो चल जाता है, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका नहीं चलता। एक दिन तो वैसे रहे और मुझे बार बार एहसास होता था कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरी वाइफ भूखी है, लेकिन मैं करूं क्या, पैसे नहीं थे मेरे पास। उसके बाद थोड़े हम बेशरम होके हमने बोला कि होटल में ही खाना खाएंगे, उसी होटल में जो बिल आएगा उनको बता देंगे कि इतना बिल आया, क्योंकि उनसे हमने पूछा नहीं था कि हम अपनी मर्जी से खा सकते हैं कि नहीं। और फिर हमने दूसरे दिन से फिर खाना पीना शुरू किया होटल में। फिर बाद में उन लोगों ने बिल दिया उसका। तो वो जो टाइम था ना, जो 1-2 दिन का मेरा टाइम ऐसा बीता जिसमें मैं बिल्कुल मजबूर हो गया था, लाचार हो गया था, जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था और मेरी वाइफ 7 महीने की प्रेगनेंसी में भूखी प्यासी है और सिर्फ हम पानी पी के रह रहे थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो वो, और जो एक टैक्सी वाला ले गया था हमको, उस टैक्सी वाले ने हमको कुछ दिया था खाने के लिए दूसरे दिन कि सर आप खा लो। भैया बोलता था मुझे, भैया आप खा लो, आप लोग भूखे हो। तो फिर खाया हमने उसके बाद। लेकिन वो जो दिन था ना, वो जिंदगी में कभी अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे भूखे प्यासे मतलब भूखे प्यासे तो हम कई बार रहे हैं, लेकिन उस माहौल में, उस हालत में, जब 7 मंथ प्रेगनेंसी के माहौल में मेरी वाइफ को खाने को एक निवाला ना मिले 1.5 दिन तक, तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं दोबारा ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, और आज तक वैसा नौबत आया नहीं है। बीच में एक स्ट्रगल पीरियड रहा है, उसमें भी हम थोड़े बहुत भूखे रहे हैं, लेकिन उस मजबूरी वाला जो है ना, वो मैंने दोबारा कभी नहीं आने दिया। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मुझे याद है अभी भी कि वाइफ को एक सड़क थी वहां पे मनाली में, उस सड़क पे एक पत्थर पे बिठा रखा था मैंने, और मैं सड़क पे ऐसे ही वॉक कर रहा था और पत्थर पड़े थे, उसको अपने पैरों से पत्थर को ऐसे मार रहा था और सोचे जा रहा था ये कहाँ फंस गए हम, और दोबारा ये स्थिति मैं नहीं आने दूंगा। उसके बाद घर वापस आया तो मैंने और ट्यूशन पकड़ लिए और पढ़ाना शुरू कर दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। उसी मेहनत का नतीजा है कि आज यहाँ तक हम पहुंच गए। तो दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जिसको कि मैं न कभी भूलूंगा और न कभी भूलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे आज भी मोटिवेट करता है। तो इंसान की सक्सेस तो हर किसी को दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल रहा, जो अप्स एंड डाउन्स रहे, वो लोगों को नहीं दिखते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ का एक फेज था जो कि निकल गया और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपके लिए। तो उसके बाद सर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है। और अगर हम स्टूडेंट्स को ही देखें तो आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर लेते हैं अगर उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, और वो इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई उनको मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि हमें कैसे बच्चों को मेंटली सपोर्ट करना चाहिए और हम कैसे मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैला सकते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए क्या, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग हैं मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, उनको भी ये मेंटल इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहली बात तो मैं बच्चों को सलाह दूंगा और सभी को सलाह दूंगा कि कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, घबराना नहीं चाहिए, कि जीवन खत्म नहीं होता, जीवन कभी खत्म नहीं होगा, आपका जीवन चलता रहेगा। बस आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है। आज अगर कोई परिस्थिति आई है तो वो परिस्थिति परमानेंट नहीं होती, हर चीज ट्रांजिशन में होता है, आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि किस्मत कर देगा सब कुछ, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं अपना बताता हूँ आपको, मुझे 2018 में गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हुआ। तो गैस्ट्राइटिस मतलब पेट में गैस करना, और उसकी वजह से मुझे कुछ मेंटल इश्यूज हुए और मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सीवियर। 2018 की बात कर रहा हूँ। और हुआ क्या कि 3-4 महीने में क्लास भी नहीं ले पा रहा था, तो उससे भी मुझे बहुत एंजाइटी शुरू हो गई और मैंने दवाइयाँ खानी शुरू की। हालांकि बहुत छोटा, बहुत माइल्ड दवाई खाता था, और लगभग 2 साल तक मैं दवाइयाँ खाता रहा।
लेकिन और मुझे परेशानी इस बात की थी कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरा अंत आ गया, अब इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्लास लेना छूट जाएगा। और ये दिमाग में बैठ गया मेरे, और उस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। एंजाइटी इश्यूज हुए, डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग डिप्रेशन जैसा हो गया था मुझे। फिर दवाई खाई, डॉक्टर से कंसल्ट किया, एक साइकोलॉजिस्ट से, फिर दवाई खाई। और लेकिन मैंने साथ में ये किया कि 3-4 महीने तो मैं नहीं पढ़ा पाया। उसके बाद साथ में ये किया मैंने कि मैंने फुल फ्लेजेड पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैंने सोचना बंद कर दिया कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। इनफैक्ट संडे को भी छुट्टी लेना बंद कर दिया मैंने। तो ये मैंने शुरू किया। उस प्रोसेस में मैं इतना लॉस्ट हो गया पढ़ाने में और पढ़ने में कि वो डिप्रेशन पता नहीं कहाँ हवा हो गया, और दवाई की भी जरूरत खत्म हो गई। लगभग 1.5-2 साल तक मैंने दवाई खाई, लेकिन खत्म हो गया वो। तो अब ऐसी स्थिति में आपको 2 चीजें करनी है। एक तो मेडिकल कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए या किसी और ऐसे डॉक्टर से मिलिए। और दूसरा, अपने अंदर हिम्मत लाइए कि जिस चीज से मुझे डिप्रेशन हो रहा है उस चीज को मैं आई विल किल दैट। एक होता है ना किलिंग इंस्टिंक्ट, जिसकी वजह से मुझे हो रहा है आई विल किल दैट थिंग, उसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है और उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ था। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, और हम लोग अपने क्लासेस में बहुत ज्यादा काउंसलिंग करते हैं बच्चों का, बहुत समझाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। अगर मुझे लगता है कि बच्चे थोड़े से डाउन हो रहे हैं तो मैं हर हफ्ते 10 दिन में एक बार कुछ ऐसा भाषण दे देता हूँ क्लास में जिससे बच्चे मोटिवेट हो जाए। उसके अलावा अब तो सरकार का नियम भी आ गया है कि आप हर स्कूल में, हर संस्था में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो बच्चों का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करता रहे। तो वो सब सुविधाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी देना शुरू करें, और दे भी रहे हैं। और स्कूल वगैरह में तो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट का होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है ना। वो इफेक्टिव काउंसलिंग करें तब तो, बच्चों का इफेक्टिव काउंसलिंग करें तब तो। अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब किसी बच्चे को उस बात का सदमा पहुंच गया, अब उसने सुसाइड कर लिया, तो या अपने आप को हानि पहुंचा ली, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं बल्कि कोचिंग संस्थाओं को भी अपने साथ एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रखना चाहिए, काउंसलर रखना चाहिए, और काउंसलिंग करते रहना चाहिए। प्लस जो टीचर्स हैं, जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का, उसको भी आगे बढ़ के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्याओं, वो अकेले होते हैं। बच्चे जैसे दिल्ली में आते हैं पढ़ने, वो अकेले होते हैं, अपने कमरे में रहते हैं, कोचिंग आते हैं, उनका गार्जियन के पेरेंट्स भी तो अपने गांव में है, घर में है, तो उनको कौन काउंसलिंग करेगा? हम ही लोग हैं ना, हम ही उसके गार्जियन है। तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, जो प्रॉब्लम हो मुझे बताओ। तो ये हर संस्था में होना चाहिए। मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, ये कोट अक्सर हमें देखने को मिल जाता है जगह जगह, और इस पे सबकी अलग अपनी अपनी अलग अलग राय है। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपको क्या लगता है कि हाँ, पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है या फिर नहीं? देखिए, खुशी मन की धारणा है, मन का एक फीलिंग है। और जो कई लोग हैं जो कि बहुत गरीबी की अवस्था में रहते हैं फिर भी खुश रहते हैं, कई लोग हैं जो बहुत पैसे हैं उनके पास फिर भी वो खुश नहीं रहते। तो आपने जो बात कही, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बिल्कुल सही बात है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय मटेरियल थिंग्स मे गिव यू हैप्पीनेस, बट मनी अलोन इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस। जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं साबुन तेल बेचता था, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तभी मैं खुश रहता था, खूब मस्त रहता था, एंजॉय करता था। पार्टी वार्टी, पैसे अगर हो गए थोड़े, पार्टी वार्टी करता था, दोस्तों के साथ होटल में खाने जाता था। और अभी पैसे हैं मेरे पास तो अभी भी मैं खुश हूँ। तो मनी इज नॉट द एनिमी ऑफ हैप्पीनेस, मनी डज नॉट क्रिएट हैप्पीनेस ऑल्सो। तो पैसे हर चीज का क्राइटेरिया नहीं होता, तो वही है। अब आखिर में आप अपने लाइफ से कोई छोटी सी कहानी या किस्सा लोगों को बताना चाहेंगे जो लोगों को सुननी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, किस्सा तो आपको बताया मैंने, वो जो मनाली गया था, वो तो सबसे बड़ा किस्सा है मेरे जीवन का। उसके अलावा बहुत इस तरह की चीजें हैं। जब मैंने 1256 रुपए से पोस्टर बनवाए और कैसे कैसे मैंने उसको चिपकाया सुबह सुबह, वो भी मुंह अंधेरे जाता था ताकि कोई देख ना ले कि ये कोचिंग खोल के बैठा है और खुद पोस्टर चिपका रहा है। तो हालांकि शर्म नहीं थी मुझे उस बात में, फिर भी अंधेरा होने के पहले जाया करता था मैं। और
खुश हूँ उस बात से। टॉयलेट साफ करता था, एसिड डाल के कमोड साफ करता था, खुश हूँ क्योंकि हर काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसी एक्सपीरियंस का आज नतीजा है कि मैं कोचिंग में हर चीज संभाल लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है ना, तो ऐसी बहुत कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं जो हैं जीवन में। और जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप अपने लाइफ के सुख दुख दोनों को पॉजिटिवली लीजिए। अगर दुख आया है तो उसको भी पॉजिटिवली लीजिए, उससे सीखिए कुछ। और सुख आया है तो ये मत समझिए कि सुख परमानेंट है, वो भी चला जाएगा और आपका दुख भी चला जाएगा। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता, समय के हिसाब से सब कुछ होता है। बस आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहना है। आपकी रीजनल लैंग्वेज मैथिली है, तो मैथिली में लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैथिली में हम यह कहब कि अहाँ सब हिम्मत रखू और आगे बढ़त रहू, मेहनत करत रहू। भगवान सब देखे छे। अहाँ मेहनत करबे तो भगवानो अहाँ के साथ देथिन, अहाँ मेहनत नहीं करबे तो भगवान और किस्मत कोनो साथ नहीं देते अहाँ के। यही कहना है। तो ये थे मिस्टर राहुल यादव जी, जो कि राहुल आईएएस जुडिशरी एकेडमी के फाउंडर हैं और काफी लंबे समय से उसके जरिए बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सक्सेस अचीव करने में उनकी मदद कर रहे हैं। दुआ है कि ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और सर आप हमें ऐसे ही आगे भी समय देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।